लगा कि माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। अरे भाई, मेरे असासाजात और अखराजात मेल नहीं खाते तो तुम्हें क्या? हुजूर, ये है वो जराए जिनसे लंदन फ्लैट्स खरीदे गए। मेरी सेंट्रल लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। पता नहीं कहाँ से ये लोग मेरे बहन भाइयों की और मेरी प्रॉपर्टी निकाल कर ले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लंदन फ्लैट्स हमारे हैं और उनकी बेनिफिशियल ओनर है मेरी बहन मरियम। और अदालत में जनाब ये है वो जराए वाली बात तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए सियासी तौर पर कही गई थी, उसका अदालती कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं, हमारे पास कोई रसीदें नहीं। ये थी सारी कहानी सज़ा से पहले की। और जब अदालत ने तमाम तर कानूनी तकाजे मलहूज़े खातिर रखते हुए मेरिट पर फैसला किया कि नवाज शरीफ साहब अपने असासाजात और अखराजात का जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसको जस्टिफाई नहीं कर सके, तो उनको सज़ा हो गई। फिर शेर आ गया सज़ा भुगतने के लिए कि मैं तैयार हूँ और मैं कानून का एहतराम करते हुए आ रहा हूँ। और फिर हमने देखा कि कुछ अरसा जेल में गुजारने के बाद मियाँ साहब को लगा कि अब ये मजाक बहुत लंबा हो गया है और अब माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए कोई ना कोई NRO की सूरत हाल निकालनी चाहिए। लेकिन वो भूल गए कि अब दौर ना जनरल जिलानी का है, ना जनरल ज़ियाउल हक का है, और इवन परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी नहीं है वो दौर कि जिस दौर को ये बहुत बुरा समझते हैं। और इनकी जब भी आप बात सुने तो ऐसा लगता है कि जैसे फ़ौज का आगाज़ ही जनरल मुशर्रफ से हुआ था, जब से ये फ़ौज की बात करते हैं। जिन जर्नैलों ने इनको सपोर्ट किया और इनकी सियासी पैदाइश जिनके बूट में हुई, उनको याद करना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन वो भूल गए थे कि जनरल बाजवा पाकिस्तान की अवाम के खादिम हैं, पाकिस्तान की अवाम के आर्मी चीफ हैं। वो किसी भी सियासी जमात या किसी भी एक शख्स की ख्वाहिशात के गुलाम नहीं है कि इधर आप उन्हें कहेंगे कि हमें NRO चाहिए, हमें हमारे सहूलतकार बन जाएं, तो वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब को कहेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, कुछ करते हैं मियाँ साहब का। ऐसा ना होना था, ना हुआ। और बाजवा साहब ने पाकिस्तान की अवाम की एक्सपेक्टेशंस के एन मुताबिक उनको कोरा जवाब दे दिया कि भाई आप जाने और आपकी अदालती कार्रवाई जाने। जब इनको यकीन हो गया नवाज शरीफ साहब और इनकी बेटी को कि अब हमें किसी किस्म का कोई NRO ना अदालत की तरफ से मिल सकता है, ना फौज की तरफ से मिल सकता है, और इमरान खान तो वैसे ही वो तो नारा ये लगा कर आए थे कि मैं एहतसाब करूंगा और ताकतवर और कमज़ोर एक ही कानून के तहत चलेंगे, तो फिर इन्होंने शोर मचा दिया कि किसी तरह अब इदारों पर हमला करो। और कौमी सलामती के इदारों पर हमला करते करते अयाज सादिक साहब कुछ इस हद तक गिर गए। नवाज शरीफ साहब तो ये कुछ कर ही रहे थे, और चलो उनकी बात समझ भी आती है कि उनकी अरबहा रुपए की जो करप्शन है वो एट स्टेक है, और अगर वो अपना आखिरी जोर अब नहीं लगाते तो न सिर्फ ये कि वो सारी करप्शन जो दहाइयों में उन्होंने लूट मार करके जमा की है, न सिर्फ वो हाथ से जाती जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की सियासत से भी उनका पत्ता गोल हो जाएगा, जो उनको होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अयाज सादिक साहब का पाकिस्तान को ऐसी शानदार जो फतह मिली, उसको भारत की फतह बनाकर पेश करने की जो घटिया तरीन हरकत कल की गई है उनकी तरफ से पार्लियामेंट में, वो न सिर्फ कंडेमेबल है, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि पता नहीं वो कैसे पाकिस्तानी अवाम से नजरें मिला रहे हैं। मैं तो इस उनकी हिम्मत पर हैरान हूँ कि वो कहते हैं कि मेरी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अयाज सादिक साहब, काश आपकी इस घटिया तरीन स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर कोई पेश कर देता तो आपकी शायद कुछ थोड़ी बहुत इज्जत रह जाती। आपने क्या बात की? आपने वो बात की, एक ऐसा वाकया, पुलवामा का वाकया, जिसमें इमरान खान ने उस वक्त पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर, इतना टाइमली डिसीजन था पाकिस्तान की हुकूमत का और इंतहाई वाइज डिसीजन था, इंतहाई अक्लमंदाना फैसला था कि हम चाहते तो उस वक्त गड़बड़ करते, लेकिन वी चोज टू बी सेन, वी चोज टू एक्ट वाइज। हमने इसलिए नहीं कोई बेवकूफ़ी की कि उस वक्त पाकिस्तान और भारत की तमाम तर आबादी, सरहद के इस पार और उस पार, सब लोग दम बखुद बैठे इंतज़ार में थे कि कोई खैर की खबर आए, कुछ खुदा न खास्ता एस्केलेशन ना हो जाए। और हमने देखा कि जिस वक्त अभिनंदन ने पाकिस्तान की बाउंड्री ब्रीच की, पाकिस्तान का जो हमारी बाउंड्रीज़ को ब्रीच करके जब वो आया, तो उस वक्त पाकिस्तानी जो सिविलियंस थे उन्होंने उसको पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। और वो तो पाकिस्तान की फौज थी जिसने अभिनंदन को बचाया।
پاکستان کی مسلح افواج نے اس وقت پاکستان کی غیر مسلح عوام سے ابھینندن کو بچایا کہ اس کو نہ اتنا ماریں، کوئی بات نہیں، فرسٹ ایڈ فیسلٹی دی اور اس کے بعد اس کو بڑے تمیز طریقے سے چھوڑ دیا. اس لیے نہیں کہ ابھینندن سے کوئی ڈر تھا. یہ وہ فوج نہیں ہے جو کسی سے ڈر جائے. نہ ہم بھارت کی طرح ہیں کہ ہم پیٹھ پیچھے حملہ کریں. ہم وہ نہیں ہیں کہ رات کی تاریکی میں ان اناؤنسڈ حملہ کرتے جیسے انہوں نے کیا تھا. ہم وہ ہیں کہ ہم بتا کر ریٹیلیٹ کرتے ہیں، بتا کر جوابی وار کرتے ہیں، اور پھر اللہ کا شکر، اللہ کی مدد سے ہمیشہ فاتح قرار پاتے ہیں ماشاءاللہ. تو بات یہ ہے ایاز صادق صاحب کہ آپ کو شاید ابھی تک نہ پاکستان کی فوج کی سمجھ آ سکی ہے، نہ آپ کو عمران خان کی سمجھ آ سکی ہے، اور سب سے زیادہ اگر آپ نے کسی کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہے. آپ شاید پاکستان کی عوام کو ابھی تک سمجھے نہیں. یہ اس لیے نہیں باجوہ صاحب یا عمران خان کی عزت کرتے کہ یہ دکھنے میں شاید بہت اچھے ہیں یا شاید بات چیت ان کی بہت اچھی ہے جو اور کسی کی نہیں. ان کی ایمانداری، خلوص اور پاکستان کی مٹی کے ساتھ وفا کی وجہ سے ان کی عزت ہوتی ہے. انہوں نے جن عہدوں پر یہ براجمان ہیں، عمران خان نے اور جنرل باجوہ نے اپنے عہدوں کی توقیر میں اضافہ کیا ہے. آپ کا جنرل باجوہ کے بارے میں مغلظات بکنا اور یہ فضول باتیں کرنا، یہ کوئی باجوہ صاحب کی انسلٹ نہیں ہے. آپ پاکستان کے آرمی چیف کی کرسی کی انسلٹ کر رہے ہیں. اور وہ شکست جو بھارت نے اس بری طرح سے کھائی کہ جس پر بھارت شرمندہ کسی سے آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا، جو بھارت اور مطلب ان کا جو پرائم منسٹر مودی وہ کھل کر کہتے تھے کہ ہماری یہاں غلطیاں، ان کے امت شاہ، اجیت دوول ان کی جان پر بن آئی تھی. ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی واقعی جو آپ کہیں ان کی اسٹریٹجی فلاپ ہو گئی، اور پاکستان کی نہ صرف ایک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فتح ہوئی بلکہ مورل وکٹری ملی پاکستان کو. پاکستان کو اخلاقی فتح ہوئی بھارت پر جب ہم نے ان کے پائلٹ کو نہ صرف چھوڑا، ٹھیک ہے، اس کیپچرڈ پائلٹ کو چھوڑنے کے علاوہ پاکستان کی طرف سے جو یہ ایک پیس کا جیسچر تھا، جو ایک پیس، امن کا پیغام گیا، اس نے پاکستانی تو چلیں اس پر عمران خان کو شاباش دے ہی رہے تھے کہ اچھی بات ہے، آپ نے کوئی ایسکلیشن کی طرف بات نہیں جانے دی، سچویشن کو روک لیا، کرٹیل کر لیا آپ نے جو ایسکلیشن کی طرف چیز جا رہی تھی خدا نخواستہ. بلکہ بھارت کی بھی آدھی سے زیادہ جو پڑھی لکھی آبادی ہے، ان کے جو سینسیبل لوگ ہیں، وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ٹویٹ کے نیچے تعریفیں، شکریہ کے میسیجز کے تھینک یو ویری مچ عمران خان، آپ نے ابھینندن کو صحیح سلامت واپس بھیجا ہے اور آپ نے پیس کا جیسچر شو کیا ہے، جو کہ مودی کی بے وقوفی کی وجہ سے شاید حالات کچھ کے کچھ ہو جاتے. لیکن ہمیں اس پر ٹرسٹ نہیں، ہمیں آپ پر ٹرسٹ ہے. وی ڈونٹ ٹرسٹ مودی، ہمیں عمران خان پر ٹرسٹ ہے کہ وہ ہماری بھی جانوں کے تحفظ کے لیے اس نے سوچا اور اپنی بھی عوام کی جان کا تحفظ کا سوچا. آپ لوگوں کو تو اپنی گھٹیا سیاست اتنی اب سر پر سوار ہو گئی ہے کہ ایک NRO کیا نہیں ملا کرپشن کیسز پر. آپ تو اس چیز کو نیشنل سیکیورٹی، مطلب آپ تو سیکیورٹی رسک بنا دیا آپ نے اس ساری چیز کو. آپ لوگ تو اب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ ایک اور سوال بھی کہ اویس نورانی نے بلوچستان میں کھڑے ہو کر کہا کہ بلوچستان کو الگ ریاست بنانے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، اور پھر جب دیکھا بیسیکلی what they do is they test the waters. جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام اس سے زیادہ برداشت نہیں کرے گی، اس سے زیادہ نانسنس برداشت نہیں ہوگی ان سے، تو پھر وہ فوراً اس کو سلپ آف ٹنگ قرار دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری زبان پھسل گئی تھی. اور آج آپ نے بھی کہا کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے. کیا توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا؟ آپ نے یہی تو کہا کہ، اور جنہوں نے نہیں سنا میں ان کو سنا دیتی ہوں تاکہ وہ بھی فیصلہ کر لے ہماری عوام کہ کیا توڑ مروڑ کر پیش کیا. اور اس کے بعد خواتین و حضرات میں آپ کو بتاؤں گی، سنواؤں گی کہ کیسے ایک بھارتی تجزیہ نگار معروف رضا نامی شخص ہیں جنہوں نے بھارت میں بیٹھ کر کہا کہ انڈیا ہیز انویسٹڈ اے لاٹ آف پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک کیپٹل آن نواز شریف. اور اگر نواز شریف کو آپ ایکویژن میں سے باہر نکالتے ہیں تو دا ہول ایکویژن چینجز، دا ہول نیریٹو چینجز. وہ بھی میں آپ کو اس کے بعد سنواتی ہوں. لیکن پہلے ذرا آپ یہ سنیں کہ ایاز صادق صاحب نے کیا کہا اور کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ میری بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. ذرا سنتے ہیں، سنیں جی. پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی اسٹاف تشریف میں تھے، جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے. پیر کانپ رہے تھے،
पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। जी, यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अयाज सादिक साहब फरमा रहे हैं कि वो तो माथे पे पसीने थे और टांगें कांप रही थी और कहा गया कि छोड़ दें, अभिनंदन को छोड़ने दें। आप ही की तो इजाज़त चाहिए थी, आप इजाज़त ना देते तो शायद अभिनंदन को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। उसके बाद आई एम सॉरी, आज मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ है, आज गुस्सा नहीं है, मुझे तकलीफ़ है कि ये किस हद तक गिर सकते हैं अपने मफादात के लिए, अपनी करप्शन को बचाने के लिए। अब ज़रा मैं आपको सुनाती हूँ कि कैसे भारतीय तज्ज़िया निगार मारूफ रज़ा ने कहा कि भारत ने बहुत सा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है नवाज शरीफ में, और अगर नवाज शरीफ इक्वेशन से निकलते हैं तो द होल नैरेटिव चेंजेस, द होल इक्वेशन चेंजेस। लेट्स हियर इट। Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. And if Nawaz Sharif is moved out of the narrative, then the entire narrative changes to the kind of obstruction that we are seeing with the Pathankot Pro. You see? So, बता वो ये रहे हैं कि अगर आप अच्छा, और ये जो पठानकोट का भी इन्होंने जिक्र किया, ये भी सुनते जाएं कि भारत के कहने पर नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी तफ्तीश के गुजरांवाला के थाने में एक FIR कटवा दी पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ कि पठानकोट का जो वाक़या हुआ है भारत में वो पाकिस्तान ने किया है। और भारत तो हम पे इल्ज़ाम लगाता है, सो लगाता है गलत इल्ज़ाम। आप उनकी बात पर यकीन करके पाकिस्तानियों पर FIR काट रहे हैं। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे या भारत के वज़ीर आज़म थे? फिर आपको जब सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि मुझे गद्दार क्यों कहा जाता है, मुझे पाकिस्तान की अवाम एतमाद क्यों नहीं करती। कैसे करें हम आप पर एतमाद, किस वजह से करें? हैव यू गिवन अस एनी रीजन टू ट्रस्ट यू? किस वजह से हम आप पर एतबार करें नवाज शरीफ साहब? कि आपसे करप्शन केसेस पर अदालतों ने सवाल किया, इमरान खान ने तो सवाल नहीं किया, जनरल बाजवा ने तो सवाल नहीं किया। आपसे किसने सवाल किया? पाकिस्तान की अदालत में आपने सबूत पेश करने थे कि आपने करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। आप नहीं सबूत पेश कर सके, आप अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर सके। और हद ये है बेशर्मी की, एक्सक्यूज माय फ्रेंच, मुझसे बड़े हैं इतने, पर मैं क्या करूं, कि बजाय इसके कि आप अपनी इनोसेंस प्रूव करते सबूत के साथ जाली कतरी खत, जाली कैलिब्री फॉन्ट और रसीदें तो थी ही नहीं सिरे से कोई। तो मियाँ साहब, जिन अपार्टमेंट्स में बैठकर आप फैसला सुन रहे थे और आधा खानदान आपका कहता था कि नहीं जी इन अपार्टमेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उन्हीं अपार्टमेंट्स में बैठकर आप ये फैसला सुन रहे थे। सो आपकी किस बात पर एतमाद किया जाए? और हसन नवाज, हुसैन नवाज कौन से इतने कहाँ के पैदाइशी बिलियनियर्स थे? या आपके बाकी भाइयों की भी तो फिर मालियत वैसी होनी चाहिए थी ना, माली हैसियत जो आपकी थी। अब्बास शरीफ क्यों इतने रईस नहीं थे? अगर आपके वालिद साहब बहुत रईस थे तो अब्बास शरीफ क्यों बहुत मीडियोकर से थे फाइनेंशियली? आप और शहबाज शरीफ साहब ही क्यों माली तौर पर आगे जाते गए? सो ये सवालात हैं जो पाकिस्तान की आवाम पूछती है। ये पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की कौमी सलामती की जो हमारी इक्वेशन है उस पर हमलावर होकर जवाब नहीं मिलेगा इसका। ये आपको सबूत देने पड़ेंगे, आपको सबूत के साथ ये साबित करना पड़ेगा कि आपने करप्शन नहीं की। और अगर आप नहीं साबित करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम आप पर एतमाद नहीं करेगी। और अगर आपका ख्याल है कि आप हमारे इदारों पर हमलावर होंगे तो पता नहीं बाजवा साहब का हौसला होगा कि वो सुनते रहें, ये आर्मी चीफ सुनते रहें, ये सारी बातें हमारी एजेंसी सुनती रहें, बर्दाश्त करती रहें। मैं कम अज़ कम अब ये घटियापन बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं कम अज़ कम अब इस पर जितना हो सकेगा आवाज़ बुलंद करूँगी इंशाल्लाह कि हमारी कौमी सलामती के इदारे हमारे सर आंखों पर, हमारे माथे का झूमर है हमारी फ़ौज। और वो अचीवमेंट जिस पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की फ़ौज की इज़्ज़त की, तकरीम की, जिस पर भारत ने अपनी शिकस्त अलल ऐलान तस्लीम की, उस पर आज अयाज सादिक साहब महज इसलिए कि करप्शन केसेस पर नून लीग को NRO नहीं मिल रहा, इस पर अब अपनी लाइन क्रॉस कर गए। अब इससे आगे पाकिस्तान की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। फैसला आप सबका। रहमान मलिक साहब सही कहते हैं कि $3 अरब लगा दिए गए आपके सिस्टम में कि इमरान खान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए। अब पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना है कि whether they decide to stand on the right side of the history or the wrong one. पाकिस्तान जिंदाबाद।